जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बेटा आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, so let's start with today's lecture. Today's lecture number 17 of therapeutics exercises and techniques 2. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अबाउट द लेसरेशन ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन्स। ऐसे ही है? याद है कुछ? जी बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम लेसरेशन के बारे में बात की थी, फ्लेक्सर टेंडन्स की। हमने मैकेनिज्म के बारे में बात की थी कि मैकेनिज्म क्या क्या हो सकता है लेसरेशंस का, खास तौर पे फ्लेक्सर टेंडन्स का। उसके बाद हम लोगों ने पामर एस्पेक्ट ऑफ द फिंगर्स, रिस्ट और फोर आर्म को हम लोगों ने डिवाइड किया था इनटू 5 जोन्स, जबकि थंब को हम लोगों ने डिवाइड किया था इनटू 3 जोन्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि कौन सा जोन जो है दैट इज मोर डिफिकल्ट टू रिपेयर। ठीक है, जोन 2 में क्या डिफिकल्टी क्यों है और जोन 4 में डिफिकल्टी क्यों है। जी बेटा, याद है हम लोगों ने ये बात की थी? वी हैव लर्नड अबाउट दिस थिंग। जी बच्चों, पार्टिसिपेंट्स, यस सर। बच्चों बी एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। कुछ याद है हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? यस। Okay, let's start with today's lecture. Today's topic is the continuation of the lacerations of the flexor tendons. हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था उस टॉपिक को, इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। जी सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, सो हम लोगों ने जोन्स भी पढ़ लिए हुए हैं, हम के जोन्स भी पढ़ लिए हैं। प्रोसीजर्स में हम लोगों ने बात की थी कि देयर आर 3 फैक्टर्स दैट आर गोइंग टू अफेक्ट द सर्जिकल प्रोसीजर और द रिपेयर। उसमें हमारे पास इंजरी रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं, सर्जिकल रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं। जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसमें बेटा पेशेंट की एज, पेशेंट की हेल्थ और पेशेंट का लाइफस्टाइल, दैट इंक्लूड इट्स ऑक्यूपेशन रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सब इंक्लूड होती हैं। जो सर्जरी रिलेटेड फैक्टर्स हैं उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपके सर्जन का कितना अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, और सेकेंडली टाइम क्या है रिपेयर का, और थर्ड जो है डेट इज कि कितना इम्पोर्टेंटली हमने यूज करना है स्टेज रिकंस्ट्रक्शन को। ठीक है, ये हम लोगों ने बात कर ली हुई थी। और फिर हम लोगों ने बात की थी कि व्हाई द टाइमिंग ऑफ द रिपेयर इज क्रिटिकल, बिकॉज आफ्टर सम डेज जो टेंडन एंड्स हैं, ठीक है, जो कि रप्चर्ड हुए थे, जो कि लेसरेट हुए थे, वो एंड्स जो हैं वो डीजनरेट करना शुरू कर देंगे, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है लेसरेटेड टेंडन का, ठीक है, वो मसल पुल की वजह से दूर चला जाता है फ्रॉम दैट डिस्टल एंड। ठीक है, सही है। सो दीज टू आर द रीजंस कि जी टाइम हम चाहते हैं कि रिपेयर जो है वो जल्द अज जल्द हो जाए। ठीक है, और जितना आप जल्दी रिपेयर करते हैं, टाइमिंग जितनी जल्दी की होती है रिपेयरिंग की, उतने ही रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था कि जी डिले 10 डेज तक का डिले हो और इमीडिएट रिपेयर हो, मतलब लेसरेशन हुई है फौरन से अगर एक रिपेयर हो गया और एक रिपेयर में रिपेयर को 10 दिन लगे हैं,
या आप कह सकते हैं कि जी आफ्टर 10 डेज ऑफ इंजरी रिपेयर हुआ है। तो उन्होंने इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं पाया, इनके आउटकम में, रिजल्ट्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, दोनों का रिजल्ट एक जैसा है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर यही टाइमिंग जो है ये 10 डेज से ज्यादा हो जाए, 3 to 4 वीक्स पर चली जाए, तो फिर आपके रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, पुअर हो जाएंगे। ठीक है, आउटकम पुअर होगा। समझ आ गई बात की। सो इसलिए टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने टाइमिंग की बेस के ऊपर रिपेयर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द इमीडिएट प्राइमरी रिपेयर, जो कि फर्स्ट 24 आवर्स में हम लोग किसी भी लेसरेटेड टेंडन को रिपेयर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इमीडिएट प्राइमरी रिपेयर। द सेकंड वन इज डिलेड प्राइमरी रिपेयर के विद इन आफ्टर 24 डेज और बिफोर 10 डेज। ठीक है, अगर हम रिपेयर कर दें तो दैट विल बी अ डिलेड प्राइमरी रिपेयर। और जो सेकेंडरी रिपेयर है, ठीक है, दैट विल बी इंक्लूडेड के आफ्टर 10 डेज बट बिफोर 21 डेज। ठीक है, 10 डेज के बाद हो या 21 डेज से पहले हो जाए आफ्टर द इंजरी, तो उसको हम लोग सेकेंडरी रिपेयर बोलते हैं। फिर आपके पास लास्ट में आ जाता है लेट रिपेयर। लेट रिपेयर मींस के आफ्टर 21 डेज, ठीक है, जो रिपेयर हो रहा है लेसरेटेड टेंडन, उसको हम लोग लेट रिपेयर बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती है स्टेज रिकंस्ट्रक्शन। क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टेज रिपेयर हम लोग उसको कहते हैं कि जिसमें हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर को 2 फेजेस में या 2 से ज्यादा फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक फेज में हम लोग एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं और क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और आफ्टर सम डेज, ठीक है, जब वो सर्जरी के जो जितनी भी सर्जिकल सुचर्स होते हैं जब वो हील हो जाते हैं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टेज रिकंस्ट्रक्शन। अब वो कहते हैं जो स्टेज रिकंस्ट्रक्शन है इसके 2 इंपॉर्टेंट जो टाइप्स हैं, दैट इज हंटर, सॉरी, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज हंटर स्टेज 2 रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, हंटर स्टेज 2 रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें जो पहली फेज है इसमें क्या किया जाता है कि एक स्पेसर, दो सुचर, दो जो लेसरेटेड एंड्स हैं टेंडन के, ठीक है, एक प्रॉक्सिमल एंड है और एक डिस्टल एंड है, इन एंड्स के दरमियान एक स्पेसर रखा जाता है जिसको हंटर बोला जाता है। एक इम्प्लांट रखा जाता है। ठीक है, अब वो इम्प्लांट क्या किया जाता है, प्रॉक्सिमल एंड के साथ भी सुचर कर देते हैं और डिस्टल एंड के साथ भी सुचर कर देते हैं। और वो इसलिए रखा जाता है ताकि वहां पर साइनोवियल शीट डेवलप हो सके, उस स्पेसर के अराउंड भी साइनोवियल शीट डेवलप हो जाए और उन लेसरेटेड टेंडन एंड्स के अराउंड भी साइनोवियल शीट डेवलप होना शुरू हो जाए। आफ्टर सम डेज जब वो साइनोवियल शीट डेवलप हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा से एक सर्जरी परफॉर्म करते हैं और स्मॉल इंसिजन देके हम लोग उस स्पेसर को निकाल लेते हैं और वहां पर एक ग्राफ्ट इंसर्ट कर देते हैं या वहां पर एंड टू एंड सुचरिंग कर देते हैं। ठीक है, दिस इज द हंटर स्टेज 2 रिकंस्ट्रक्शन। Now we are going to immobilize the hand or the wrist or the fingers after the surgical procedure. ठीक है, ना वो कहते हैं कि ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें इमोबिलाइजेशन जो है डेट इज स्ट्रांगली इंडिकेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो पेशेंट्स जो कि मेंटली या आप कह लो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अर्ली पोस्ट ऑप एक्सरसाइजेस में। ठीक है, मतलब इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी जो पेशेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एक एक्सरसाइज प्रोग्राम में, ठीक है, हम लोग उनको स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, इमीडिएट इमोबिलाइजेशन होती है एंड दैट इज प्रोलॉन्ग्ड वन। फिर ऐसे पेशेंट्स जो कि बच्चे हों और 7 to 10 ईयर्स के हों, ठीक है, मतलब जो कि इजीली इस चीज को ना समझ सकें कि हमने किस तरीके से इन टेंडेंस को हील करवाना है या इन टेंडेंस की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है, उन पेशेंट्स में भी हम लोग क्या करते हैं, इमोबिलाइजेशन की तरफ, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। फिर सेकंड, ऐसे पेशेंट्स जिनमें कॉग्निटिव कैपेबिलिटी रिड्यूस्ड है, ओल्ड एज पेशेंट्स, ठीक है, उनमें भी हम लोग प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन करवाते हैं। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स जो कि एडहेयर नहीं कर सकते प्रोग्राम को,
मीन्स टू से वो वीक में 1 या 2 दफा वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जो आपने एजुकेट की होंगी, लेकिन आफ्टर सम डेज वो उस चीज को छोड़ दें। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं। फिर नंबर 5 में आ जाता है द अनमोटिवेटेड पेशेंट। ऐसे पेशेंट्स जो कि बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हो पा रहे, ठीक है, या उनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम लोग प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन करवाएंगे। फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि इन पेशेंट है, मतलब जिनमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है और वो कहते हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। ठीक है, द इनपेशेंट पेशेंट मींस जिसमें बर्दाश्त नहीं है ऐसे पेशेंट में। ठीक है, और वो चाह रहा है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, तो हम लोग उनमें भी प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि टेंडन में बेटा जो लेसरेटेड टेंडन्स हैं जब इनको सुचर कर देते हैं तो फिर इनकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी और इनके फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दोनों को प्रोग्रेसिव तरीके के साथ हम लोग इंक्रीज करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे आम जो थेरेपीज होती है उसमें क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि जी जितनी मर्जी कॉन्ट्रेक्शन कर ले, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा या उससे कोई डेंजरस इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन होती है मसल की और उस मसल की जिसका जो टेंडन है वो सुचर्ड हुआ है, तो देर इज अ चांस कि जो टेंडन सुचर्ड है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए। ठीक है, और लास्ट में आपके पास जो इंडिकेशन है वो इंडिकेशन में आपके पास आ जाता है कि वो ऐसे पेशेंट्स जिनमें देर आर अदर सर्जरीज ऑफ द हैंड एज वेल। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन जो है वो इंडिकेटेड हो जाए। ठीक है बच्चों, यहां तक बात की समझ आ गई है? Yes, sir. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द इमोबिलाइजेशन। कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? वो कहते हैं 3 to 4 weeks इज नेसेसरी। ठीक है, ये 3 to 4 weeks जरूर होने चाहिए। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द 4th week हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोगों ने इमोबिलाइजेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना, बट द रिकमेंडेशन इज 3 to 4 weeks। ठीक है, नाउ द मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ इमोबिलाइजर। इमोबिलाइजर किस किस्म का होना चाहिए? वो कहता है इमोबिलाइजर जो है वो उसकी जो टाइप है, ठीक है, दैट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स। ठीक है, कि पेशेंट के जो आपकी पोस्ट ऑफ एक्सरसाइज की अप्रोच है वो क्या है। मीन्स टू से आप ऐसा इमोबिलाइजर लेना चाहते हो जो कि स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करे, या फिर आप ऐसा स्टेबलाइजर ऐसा इमोबिलाइजर लेना चाहते हो जो कि स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करे और एट द सेम टाइम मोबिलिटी भी प्रोवाइड करे। मीन्स अ डायनामिक स्टेबलाइजर और मीन्स अ स्टैटिक स्टेबलाइजर। ठीक है, सो व्हाट विल बी द अप्रोच ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज के आपके फिजिकल थेरेपिस्ट की क्या अप्रोच है। ठीक है, या प्रेफरेंस क्या है फिजिकल थेरेपिस्ट की। ठीक है, वेदर इट इज फॉर द स्टैटिक्स इमोबिलाइजर और वेदर इट इज फॉर डायनेमिक इमोबिलाइजर। और नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं द स्टेज ऑफ टिश्यू हीलिंग, वेदर इट इज इन इट्स एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज और इन क्रॉनिक स्टेज। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर तो एक्यूट स्टेज है तो इसमें हम लोग ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो डेट इज कि जी हम लोग स्टैटिक स्टेबलाइजर की तरफ जाएं। ठीक है, सब एक्यूट और क्रॉनिक के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द डायनामिक स्टेबलाइजर्स। ठीक है, नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमोबिलाइजर्स। ठीक है, डॉर्सल ब्लॉकिंग सप्लेंट। ठीक है, जितने भी हैं ये डॉर्सल ब्लॉकिंग है जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर लेसरेशन ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन्स के लिए। ठीक है, डॉर्सल ब्लॉकिंग का मतलब क्या है कि ये एक्सटेंशन को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, बट एट द सेम टाइम फ्लेक्शन को अलाउ करेंगे। ठीक है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि वो कितनी फ्लेक्शन अलाउ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डॉर्सल ब्लॉकिंग सप्लेंट विद अ ट्रैक्शन। ठीक है, एक ऐसा सप्लेंट है जो कि डॉर्सली ब्लॉक करता है लेकिन एट द सेम टाइम वो ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है फिंगर्स को।
और नेक्स्ट वन इज कि जी आर डॉर्सल टेनोडिसस सप्लेंट, ठीक है, विद अ रिस्ट हिंज। एक ऐसा सप्लेंट है जो कि डॉर्सली ब्लॉकर है, डॉर्सल ब्लॉकिंग कर रहा है, एक्सटेंशन नहीं होने दे रहा, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिस्ट को अलाउ कर रहा है कि वो मूव हो सके। विद अ रिस्ट हिंज का मतलब क्या है कि रिस्ट को वो अलाउ कर रहा है कि रिस्ट क्या कर सके, मूव हो सके। नाउ व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमोबिलाइजेशन, ठीक है बेटा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसको बेटा बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो जोन 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। जोन 1, 2 और 3 में यूजुअली आप सबको अगर याद हो तो जोन 1 के अंदर आपका डीआईपी जॉइंट यूजुअली इन्वॉल्व हो रहा है, 2 के अंदर आपका सॉरी जोन 1 के अंदर डीआईपी और पीआईपी है, 2 के अंदर यूजुअली आपके पास एमसीपीज हैं और 3 में आपके पास हाँ जी मिड कार्पल जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो रिकमेंडेड पोजीशन है फॉर यूजुअली जो रिकमेंडेड पोजीशन है इन तीनों जोन्स के लिए, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 10 to 45 डिग्रीज, मिनिमम 10 डिग्रीज और मैक्सिमम 45 डिग्रीज तक हम लोग रिस्ट फ्लेक्शन अलाउ करते हैं, ठीक है, और 40 से 70 डिग्री तक हम मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन अलाउ करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने इमोबिलाइज करना है। बट जब हमने रिस्ट और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स कर दिया तो हम लोगों ने डीआईपीज और पीआईपीज को एक्सटेंडेड पोजीशन में रखना है, ठीक है। फिर हमें डीआईपीज और पीआईपीज को फ्लेक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने 2 जगहों के ऊपर फ्लेक्शन करवा दी है, ठीक है। अब टेंडन के ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा अगर हम डीआईपीज और पीआईपीज को एक्सटेंडेड कर दें, ठीक है। सो दैट एक्सटेंशन इज बेनिफिशियल, ठीक है, ताकि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आफ्टर द रिपेयर जो टेंडन है उसको पता चले कि हाँ जी मैं इस टेंडन ने क्या करना है, ग्लाइड करना है अवे फ्रॉम इट्स स्विचड पोजीशन, ठीक है। So that is why we are going to extend the DIPs and PIPs or we are going to extend the fingers. But at the same time हमारे MCPs जो हैं वो flexed हैं, ठीक है, और wrist भी flexed है, ठीक है। अब 10 to 45 डिग्री जो है that is possible for wrist flexion और 40 से 70 डिग्रीज तक जो है that is acceptable for a metacarpophalangeal joint flexion, ठीक है। आप इसमें मिनिमम भी रख सकते हो, मैक्सिमम भी रख सकते हो, ठीक है। जो पोजीशनिंग जोन 4 की जो पोजीशनिंग है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाते हैं जबकि जो रिस्ट होती है उसको न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं। अब वो कहते हैं यहाँ पे रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो जोन 4 है बेटा दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द कार्पल टनल और ये रिस्ट जॉइंट का एरिया होता है। तो हम लोग अब रिस्ट जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस देने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हैं, ना फ्लेक्शन में रखते हैं ना एक्सटेंडेड पोजीशन में रखते हैं, रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए हम लोग मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को क्या करते हैं, मैक्सिमम फ्लेक्शन में रखते हैं दैट इज 70 डिग्रीज, ठीक है बेटा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने रिस्ट को फ्लेक्स नहीं किया, हम लोगों ने रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन में रखा है और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को मैक्सिमम फ्लेक्स कर दिया है, ठीक है जी बच्चों, बात की समझ आई है। Yes, sir. Clear है. Now we are going to follow a sequence of exercises for lacerated flexor tendons, ठीक है। जो प्रोटोकॉल है उसमें सबसे पहला स्टेप है कि we are going to have a warm up exercises and then we are going to have special exercises for lacerated flexor tendons, जिसमें वो सबसे पहली बात क्या करता है, वो कहता है कि आपने पेशेंट की फिंगर को फ्लेक्स करवाना है और उसको कहना है कि इस पोजीशन को होल्ड करके रखे ताकि मसल्स क्या करें, वो जो टेंडन रिपेयर हुआ है उस टेंडन का जो मसल है वो क्या होना शुरू हो जाए, एक्टिव होना शुरू हो जाए, ठीक है। जब पेशेंट फिंगर को डिफरेंट पोजीशंस के अंदर होल्ड करना शुरू कर देगा, इट मींस कि उसका जो फ्लेक्सर मसल है वो क्या होना शुरू हो गया, एक्टिव होना शुरू हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज के एक्टिव कंपोजिट फिंगर फ्लेक्शन। नेक्स्ट लेवल क्या है कि आपने कंप्लीट जितने भी फिंगर्स हैं, चाहे उनमें 2 फिंगर्स का हुआ है रिपेयर, चाहे उनमें 3 फिंगर्स का रिपेयर हुआ है, चाहे उनमें 1 फिंगर का रिपेयर हुआ है,
आपने क्या करना है, चारों के चारों फिंगर्स को क्या करना है, फ्लेक्स पोजीशन में लेकर आना है, ठीक है। दैट इज द लेवल 2। लेवल 3 में हम लोग क्या करते हैं, हुक पोजीशन की तरफ जाते हैं। हुक पोजीशन मींस कि दैट इज द कंप्लीट फ्लेक्शन ऑफ द डीआईपीज एज वेल एज पीआईपीज एंड एमसीपीज एज वेल, ठीक है। मैक्सिमम हमारी कोशिश ये होती है कि एमसीपीज भी हो जाएं, फ्लेक्स हो जाएं, ठीक है। सो हुक पोजीशन की तरफ हम लोग जाते हैं इन लेवल 3, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आइसोलेटेड फिंगर जॉइंट मोशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग आइसोलेटली एक फिंगर को अलाउ करते हैं कि वो डीआईपी पेशेंट जो है एक्टिवली डीआईपी को फ्लेक्स करे और फिर पीआईपी को फ्लेक्स करे और फिर जो है टिप ऑफ फिंगर वो कहां पर आके टच हो जाए, पाम ऑफ हैंड को, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस आइसोलेटेड फिंगर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइसोलेटेड फिंगर फ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट। लेवल 5 में क्या है कि हम लोगों ने उन्हीं तमाम लेवल जो प्रीवियस लेवल्स हैं, लेवल 1 2 3 एंड 4, इनको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। और हम इनकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेवल 6 में क्या आता है कि आपने वही जो कंपोजिट फिंगर फ्लेक्शन लेवल 2 में हो रही थी, आपने उसको क्या करवाना है, दोबारा से रिपीट करवाना है, बट दिस टाइम इट विल बी अ रेजिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। पिछली जो लेवल 2 में हो रही थी कंपोजिट फिंगर फ्लेक्शन, दैट वाज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, लेकिन अब क्या है, दैट विल बी रेजिस्टेड वन। फिर नेक्स्ट में आपके पास क्या आ जाता है कि आपने वही हुक पोजीशन जो लेवल 3 में बना रहे थे, आपने उसी हुक पोजीशन को क्या करना है, रेजिस्टेड रेजिस्ट करना है, या रेजिस्टेड हुक पोजीशन बनवानी है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द 7th लेवल। और जो 8th लेवल है उसमें आप लोगों ने जो कंप्लीट फिंगर फ्लेक्शंस हैं, मतलब आइसोलेटली एक फिंगर जो फ्लेक्स कर रही है डीआईपी पे पीआईपी पे और फिर आपके पाम ऑफ हैंड में आके टच कर रही है, ठीक है। इस फिंगर फ्लेक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। So that is a sequence of movements that we are going to follow after a reconstruction surgery or after a repair of the lacerated flexor tendons. Now, हम लोग अब स्टैटिक डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट के बारे में बात करने लगेंगे। इन स्प्लिंट्स या इन इमोबिलाइजर्स का फायदा क्या है। अब वो कहते हैं कि जो स्टैटिक डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट है, ये डीआईपी को और पीआईपी को, ठीक है, जितने भी आपके डीआईपीज हैं पीआईपीज हैं, इनको यूजुअली एक्सटेंडेड पोजीशन में रखता है, ठीक है। और जो आपका मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट है और रिस्ट जॉइंट है, इसको क्या करता है, फ्लेक्स पोजीशन में रखता है, ठीक है। जितना आप डिसाइड कर लो कि जी आपने 10 डिग्री फ्लेक्शन अलाउ करनी है रिस्ट पे, कि आपने 40 डिग्री तक जाना है, या आपने 40 डिग्री अलाउ करनी है एमसीपी पे, या फिर 70 डिग्री तक जाना है। सो it is usually used to restrict metacarpophalangeal joint extension। MCP extension को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और यही जो डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट है, ये अर्ली फेज ऑफ रिहैबिलिटेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं, और इसको नाइट स्प्लिंट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट विद द ट्रैक्शन। बेटा जो डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट विद द ट्रैक्शन है, दैट इज गोइंग टू वर्क सिमिलर टू द वन जो हम लोगों ने बात किया कि जो डॉर्सल ब्लॉकिंग स्प्लिंट है, ये भी इसी तरीके से मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट के एक्सटेंशन को प्रिवेंट करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम देयर विल बी अ फ्लेक्स्ड, देयर विल बी अ फ्लेक्शन, ठीक है, एट द पीआईपीज एंड डीआईपीज, ठीक है। और ये जो फ्लेक्शन है ये पॉसिबल हो सकती है इस डायनामिक ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टॉर्सल टेनोडेसिस विद रिस्ट हिंज, ठीक है। इसमें क्या है, वो कहते हैं कि इसमें आपका जो रिस्ट फ्लेक्शन है, ठीक है, ये वो कहते हैं मैक्सिमम अलाउ करता है रिस्ट फ्लेक्शन, ठीक है। रिस्ट एक्सटेंशन भी अलाउ करता है, ठीक है, बट दैट इज यूजुअली लिमिटेड। मींस टू से रिस्ट हिंज का मतलब क्या है कि रिस्ट विल बी मूवेबल, रिस्ट फ्लेक्शन में भी जाएगी मैक्सिमम, रिस्ट एक्सटेंशन में भी जाएगी, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ
हिंज, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स जो हैं, ठीक है, और जो पीआईपीज हैं, जितने भी पीआईपीज हैं, डीआईपीज हैं, ये कंप्लीटली क्या होंगे, स्टेबलाइज्ड होंगे, इमोबिलाइज्ड होंगे, ठीक है, ताकि मैक्सिमम स्ट्रेस ना पड़े। यहां तक बात की बेटा समझ आ गई है पार्टिसिपेंट्स? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा लेसिरेशन ऑफ द एक्सटेंसर टेंडन्स, ठीक है। एक्सटेंसर टेंडन्स किस तरीके से लेसिरेट होते हैं? तो कहते हैं यूजुअली जो एक्सटेंसर टेंडन्स हैं दे आर देयर लेसिरेशन इज मोर कॉमन एज कंपेयर टू द फ्लेक्सर लेसिरेशंस, लेकिन इसकी रीजंस जो हैं वो फ्लेक्सर लेसिरेशन से डिफरेंट है, ठीक है। इसकी तो सबसे पहली जो रीजन है वो ये है कि जी डॉर्सम के ऊपर जो स्किन की थिकनेस है वो बहुत कम होती है, डॉर्सम ऑफ हैंड के ऊपर मसल मैस बहुत कम होता है, ठीक है, स्किन बहुत थिन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको आपके जो एक्सटेंसर टेंडन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, लेसरेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज कि जी जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं वो यूजुअली थिनर होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू द फ्लेक्सर टेंडन्स, जिसकी वजह से जो एक्सटेंसर टेंडन्स की लेसरेशंस हैं वो बहुत कॉमन है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सर टेंडन्स। अब वो कहते हैं कि डॉर्सम ऑफ द हैंड में हम लोग डिवाइड कर देते हैं डॉर्सम को रिस्ट, फिंगर, रिस्ट, पाम, डॉर्सम कह लें, फिंगर, डॉर्सम और रिस्ट, ठीक है, और द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 7 जोन्स में, ठीक है। और जो आपका थंब है ऑपोजिट साइड से डॉर्सम से, दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 लीटर, that is going to divide into 5 zones, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा रूल है कि आप लोगों ने जितने भी जॉइंट्स हैं उनको ऑड नंबर देना है, उनको क्या देना है, ऑड नंबर देना है, और उन जॉइंट्स के दरमियान जो बोन वाला एरिया है उसको हम लोगों ने इवन नंबर दे देना है। अब वो कहते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करें डीआईपी जॉइंट से, डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट के ऊपर जो जॉइंट है दैट इज जोन 1, ठीक है। डीआईपी के बाद आपके पास मिडिल फैलेंक्स आ जाती है, डीआईपी एंड पीआईपी के दरमियान, दैट इज द मिडिल फैलेंक्स, एंड दैट इज गोइंग टू बी द जोन सेकंड। जो पीआईपी है दैट इज गोइंग टू बी एक्ट एज जोन 3, ठीक है, और जो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, ठीक है, दैट विल बी एक्ट एज द 4, ठीक है, means to say that proximal phalanx is the we are giving an even number to the bone, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट आ जाता है, हम लोग उसको देते हैं दैट इज 5th जोन, ठीक है। उसके बाद मेटा पाम ऑफ हैंड अगर बात करें या डॉर्सम की बात करें, बीनीथ द हेड्स, ठीक है, और बीनीथ द मेटाकार्पोल जॉइंट, ठीक है, हियर कम्स द जोन 6, ठीक है, और जो रिस्ट जॉइंट है उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, दैट इज जोन 7, ठीक है। जी बेटा बात की समझ आई है जोन्स की? Yes. इसी तरीके से अगर हम थंब की बात करें तो थंब को हम लोग डिवाइड कर देते हैं 5 जोन्स के अंदर, क्योंकि थंब के अंदर सिर्फ बेटा एक इंटरफ्रेंजियल जॉइंट होता है, एक प्रॉक्सिमल फेलेंक्स होता है, एक डिस्टल फेलेंक्स होता है, यहाँ पे मिडिल फेलेंक्स नहीं होता, तो दैट इंटरफ्रेंजियल जॉइंट इज गोइंग टू बी द जोन 1। अब इंटरफ्रेंजियल जॉइंट से पीछे आना शुरू करें तो आपके पास प्रॉक्सिमल फेलेंक्स बन जाती है जो कि जोन 2 कहलाती है। फिर हमारे पास क्या आ जाती है कि जी जो थर्ड जोन है दैट विल बी द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ठीक है, जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट बना रहा है। और उसके बाद जो फोर्थ जोन है दैट विल बी द मेटाकार्पल, द फर्स्ट मेटाकार्पल इटसेल्फ, ठीक है। और लास्ट में जो फिफ्थ जोन है दैट इज गोइंग टू बी द जॉइंट अगेन, दैट इज द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ठीक है। मींस टू से जो फर्स्ट मेटाकार्पल के दरमियान और जो स्केफॉइड और ट्रेपेजियम के दरमियान, स्केफॉइड और हाँ जी स्केफॉइड के आगे जो बोन जो जॉइंट बन रहा है दैट इज द फिफ्थ जोन, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक बात की समझ आ गई कि हम लोग जोन्स को किस तरीके से डिवाइड करें ऑन टू द डॉर्सम एस्पेक्ट ऑफ द हैंड एंड द रिस्ट। Yes, sir. नाउ वो कहते हैं कि जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं
ठीक है, इनको रिपेयर हम लोग कर लें, लेकिन रिपेयर करने के बाद इनमें गैप आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। गैप आने का मतलब क्या है कि जो दो स्विचर एंड्स थे, ठीक है, उनमें क्या आना शुरू हो जाएगा, गैप आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो गैप जो है वो किसी एंड से भी स्टार्ट हो सकता है, या वो विद इन द सेंटर भी प्रेजेंट हो सकता है वो एंड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज के जी, जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द फ्लेक्सर टेंडन्स। ठीक है, जिसकी वजह से इनके जो रप्चरिंग के चांसेस हैं, अगेन रप्चरिंग के जो चांसेस हैं, लेसरेशन के जो चांसेस हैं वो ग्रेटर हैं एज कंपेयर टू द फीमेल फ्लेक्सर टेंडन्स। नाउ अगर हम इधर इमोबिलाइजर की बात करें तो वॉलर सप्लिंट हम लोग यूजुअली यूज करते हैं फॉर एक्सटेंसर टेंडन रिपेयर। ठीक है, इसका सिंपल सा एक ही फंक्शन है कि हम लोगों ने फ्लेक्शन में नहीं जाने देना, हम लोगों ने एक्टिव एक्सटेंशन की तरफ लेकर जाना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने क्या करना है, फ्लेक्शन की तरफ लेकर जाना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जी ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन क्या होना चाहिए, कि वो डिपेंड करता है कि दैट इज अनइंटरप्टेड इमोबिलाइजेशन और देयर इज कॉन्टिन्यूस इमोबिलाइजेशन। अगर तो वो कहते हैं कि ऐसी इमोबिलाइजेशन है जिसमें आप लोग इमोबिलाइजर को उतार के रख देते हो काफी देर के लिए, और फिर दोबारा से कहीं जाते हुए या फिर कहीं कोई काम एक्टिविटी करते हुए आप इमोबिलाइजर यूज कर लेते हो, दैट विल बी नॉट फेवरेबल। ठीक है, अगर हम उसको अनइंटरप्टेड इमोबिलाइजेशन बोले तो उसके लिए हम लोग फ्यू डेज तक इमोबिलाइजेशन करते हैं, लेकिन जो कॉन्टिन्यूस इमोबिलाइजेशन होती है वो 3 to 6 वीक्स तक हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। एक्सटेंसर टेंडेंस में बेटा जो इमोबिलाइजेशन है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग इस वजह से है क्योंकि दे टेक मच टाइम एज कंपेयर टू द फ्लेक्सर टेंडेंस। ठीक है बेटा, नाउ there are static splints as well as there are dynamic splints। वो कहते हैं जो स्टैटिक स्प्लिंट्स है उनको लो प्रोफाइल स्प्लिंट समझा जाता है एक्सटेंसर टेंडेंस के लिए, जबकि जो हाई प्रोफाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो आप वो इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द स्पेशल कंसीडरेशंस। ठीक है, मीन्स टू से अब हम लोग सर्जरी के फौरन बाद क्या करवाना चाह रहे हैं, एक्टिविटीज करवाना चाह रहे हैं, तो हमारी क्या क्या कंसिडरेशन होंगी बेटा, इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब वो कहते हैं कि जोन 1 अगर 2 की बात करें तो दैट इज द डिस्टल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसको यूजुअली हम लोग नॉन ऑपरेटिवली मैनेज करते हैं, हमें इसमें सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। ठीक है, या किसी इन्वेसिव तरीके की तरफ नहीं जाना पड़ता। ठीक है, जोन 1 और 2 में क्या करते हैं कि आप लोग मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट की, ठीक है, और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की, ठीक है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज करवाते हैं, या फिर हम लोग एक्सटेंशन करवाते हैं। ठीक है, सॉरी, जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है बेटा और जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है इनकी हम लोग फ्लेक्शन करवाते हैं। ठीक है, और जो डिस्टल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है बेटा इसकी हम लोग एक्सटेंशन में इमोबिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, डीआईपी को हम लोग एक्सटेंशन में लेकर जाते हैं, और जबकि पीआईपीज और एमसीपीज को हम लोग फ्लेक्शन में लेकर जाते हैं, क्योंकि जो जोन 1 है उसमें यूजुअली डीआईपी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लोग अगर डीआईपी को इमोबिलाइज करना भी हो तो हम लोग एक्सटेंडेड पोजीशन में करते हैं और 4 वीक्स के लिए इमोबिलाइज कर देते हैं, जबकि अगर हम लोगों ने पीआईपी एट द सेम टाइम पीआईपी और एमसीपी को इमोबिलाइज करना हो तो फिर हम लोग उनको कितनी देर के लिए करते हैं, 4 वीक्स के लिए। मीन्स टू से बेटा हम लोगों ने जो स्ट्रेस आ रहा था ड्यू टू डीआईपी एक्सटेंशन ऑन द एक्सटेंसर टेंडन, ठीक है, हम लोगों या जो स्ट्रेस आप कह लें कि जो स्ट्रेस आ रहा था ड्यू टू एमसीपी फ्लेक्शन एंड पीआईपी फ्लेक्शन, ठीक है, ऑन द एक्सटेंसर रिपेयर टेंडन, हम लोगों ने डीआईपी को एक्सटेंड करके उस स्ट्रेस को क्या कर दिया है, नलिफाई करने की कोशिश कर दी। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों ने इमोबिलाइजेशन के बाद क्या करना है, एक्टिव एक्सटेंशन के ऊपर ज्यादा
एक्ट करना है या ज्यादा फोकस करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि एक्टिव एक्सटेंशन उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे आफ्टर द इमोबिलाइजर इज वेयर ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जोन 3 एंड 4। अब वो कहते हैं जोन 3 एंड 4 में क्या करते हैं कि हम लोग डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट की एक्सटेंशंस जो हैं, ठीक है, हम लोग वो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी परफॉर्म करवाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट की, जबकि हमारा जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज इमोबिलाइज्ड इन एक्सटेंशन। ठीक है, क्योंकि जोन 1 और 2 में क्या था, डीआईपी था और मिडिल फैलेंक्स था, तो हम लोगों ने तब क्या किया था कि हम लोगों ने डीआईपी को इमोबिलाइज कर दिया था। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों ने डीआईपी की मूवमेंट को स्टार्ट करवा दिया है, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी। लेकिन हम लोग क्या करें कि डीआईपी की जो पीआईपी जॉइंट है, हम लोग उसको इमोबिलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक है, हम उसको इमोबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, पीआईपी जॉइंट को भी और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स को। ठीक है, क्योंकि दैट इज द थर्ड एंड द फोर्थ जोन। अब वो कहते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है कि अगर एक्सटेंसर टेंडेंस के साथ साथ लेटरल बैंड्स भी, ठीक है, रप्चर्ड हो जाएं, तो फिर हमें डिस्टल इंटरफ्लेंजल जॉइंट की भी एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करवानी, फिर हमें डीआईपी जॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा, इमोबिलाइज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में वो कहता है कि हम लोग ज्यादा जो आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इमोबिलाइजर हमारा जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो किसके ऊपर होता है, एक्टिव एक्सटेंशन की तरफ। हम लोग पीआईपी की और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स की एक्टिव एक्सटेंशन की तरफ ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, इन जोन 3 एंड 4। नेक्स्ट इज जोन 5 एंड 6। अब वो कहते हैं कि 5 एंड 6 मींस के मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एंड द मेटाकार्पल्स इटसेल्फ, ठीक है, और द डॉर्सम ऑफ द हैंड। अब वो कहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि जो डीआईपीज हैं और जो पीआईपी जॉइंट्स हैं, जितने भी इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर मूवमेंट अलाउ कर भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, और सेकेंडली वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इमोबिलाइजेशन की तरफ भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा है तो हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, जो डीआईपी और पीआईपी जॉइंट है इनको भी इमोबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं जो डीआईपी जॉइंट्स हैं, जो प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं, हम लोग इनको इमोबिलाइज करते हैं इनफ्लेक्शन, जबकि जो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट है और मेटाकार्पल्स हैं इनको हम लोग यूजुअली इमोबिलाइज करेंगे इन एक्सटेंशन। ठीक है बेटा, क्योंकि दैट इज द शॉर्टेंड पोजीशन, हम लोग उनको सिंपली एमसीपी जॉइंट्स को और जो मेटाकार्पल्स हैं इनको क्या कर देंगे, इमोबिलाइज कर देंगे इन एक्सटेंशन। ठीक है, आफ्टर द रिमूवल हम लोग क्या करेंगे कि डीआई एमसीपी जॉइंट्स की, ठीक है, डीआईपी जॉइंट्स की और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट की, इनकी एक्टिव एक्सटेंशन की तरफ ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। ठीक हो गया। नाउ दिस इज द लास्ट जोन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर तो सिर्फ एक्सट्रिंसिक टेंडेंस जो हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक टेंडेंस, ठीक है, या ऐसे कह लो कि एक्सट्रिंसिक मसल के जो टेंडेंस है, अगर तो सिर्फ उनका रिपेयर हुआ है, ठीक है, तो हम लोगों ने सिंपली फॉलो करना है 5th और 6th जोन की गाइडलाइंस को। ठीक है, केजी एमसीपी जॉइंट को आप इमोबिलाइज कर दें, एक्सटेंशन के अंदर डीआईपीज पीआईपीज को और डीआईपीज पीआईपीज को, रिस्ट जॉइंट को आप लोग इमोबिलाइज कर दें टू शॉर्टेंड पोजीशन। ठीक है, फिर तो वो कहते हैं कि अगर आपके एक्सटेंसर टेंडेंस, ठीक है, रिस्ट एक्सटेंसर जो है अगर वो रिपेयर्ड हुए हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव एक्सटेंशन करवाना शुरू करते हैं न्यूट्रल पोजीशन से। ठीक है, मतलब एक्टिव रिस्ट को न्यूट्रल पोजीशन पे रखते हुए एक्टिव एक्सटेंशन करवाते हैं एंड ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन। ठीक है,
मीन्स 3 to 4 वीक्स तक हम लोग क्या करेंगे, ग्रेविटी एलिमिनेटरी पोजीशन में क्या करवाते हैं, एक्टिव एक्सटेंशंस करवाने की कोशिश करते हैं, एक्टिव असिस्टिव कह लें आप उसको। फिर वो कहते हैं कि आफ्टर 3 to 4 वीक्स हम लोग उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं रिस्ट फ्लेक्शन, ठीक है। और रिस्ट फ्लेक्शन प्रोग्रेसिवली हम लोग उसमें इंक्रीज करते जाते हैं रिस्ट फ्लेक्शन में टिल 8th वीक, ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोग रेडियल डेविएशंस और अल्नर डेविएशंस की तरफ जाते हैं फ्रॉम द न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है। सो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस जो कि हम लोगों ने फॉलो करनी है जब हम जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 के लेसरेशंस को चेक कर रहे हैं या लेसरेशंस को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। जी बेटा, यहां तक बात की समझ आ गई है? Yes, sir. Any question related to this topic? बेटा कोई क्वेश्चन है? No, sir. So this is the end of lecture number PowerPoint presentation is 14, ठीक है। This is the end of the upper extremity, ठीक है। Now from the next lecture we are going to study the lower extremity and we are going to start with the hip joint, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही होगी बेटा, जितने भी अब लेक्चर्स हैं आगे, ठीक है। तो आप लोग ऑनलाइन ही इसको पढ़ सकेंगे ड्यूरिंग द मिड्स, ठीक है। क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में पेपर हो रहे हैं, हमारे मिड्स हो रहे हैं और पूरी बाकी यूनिवर्सिटी के जो है वो फाइनल हो रहे हैं, ठीक है। सो रूम्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। So that is why we are going to study the lectures through online mode, ठीक है बच्चों। Okay, sir. लेकिन सिर्फ इसमें मिड्स तक, ठीक है। मिड्स के बाद दोबारा से हम लोग ऑन कैंपस क्लासेस की तरफ आएंगे, ठीक है बेटा। Okay, sir. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।